गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में विदेशी विनिमय बाजार एवं विनिमय दर के अंतर्गत क्रय शक्ति समता सिद्धांत का वर्णन किया पिछली क्लास में, और साथ ही इसके महत्व के बारे में चर्चा की कि क्रय शक्ति समता सिद्धांत का क्या महत्व है। आज इस सिद्धांत की आलोचनाएं, कमियां, सीमाएं, आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो हेडिंग डालिए क्रय शक्ति समता सिद्धांत की आलोचनाएं। क्रय शक्ति समता सिद्धांत की आलोचनाएं, कमियां, आलोचनाएं, सीमाएं, कुछ भी कह दीजिए। कोई भी सिद्धांत होता है उसकी कुछ कमियां रह जाती है, उन कमियों को बताया जाता है कि इस सिद्धांत में ये कमियां रह गई है। क्रय शक्ति समता सिद्धांत के जो दो स्वरूप थे, निरपेक्ष स्वरूप और सापेक्ष स्वरूप, इन दोनों ही रूपों में कुछ न कुछ कमजोरियां रही है। उन कमजोरियों के बारे में चर्चा करेंगे। इस सिद्धांत की मुख्य आलोचनाएं जो है काउथर, केन्स, मुख्य आलोचनाएं केन्स, काउथर, जो कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों के अंतर्गत आते हैं, वो नकर से व होम ने क्रय शक्ति समता सिद्धांत की आलोचनाएं की है। इस सिद्धांत की मुख्य आलोचनाएं इस प्रकार से है, जिसमें सबसे पहली कमी इनके अंतर्गत बताई जाती है कि भिन्न प्रकार की वस्तुएं, फर्स्ट हेडिंग डालिए भिन्न प्रकार की वस्तुएं। इसके अंतर्गत क्रय शक्ति समता सिद्धांत में विनिमय दर का जो निर्धारण है वो आंतरिक मूल्यों के सूचकांक में उन वस्तुओं के मूल्य को लिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल नहीं होती है। कहने का मतलब, एक देश के द्वारा जो वस्तु उत्पादित की जा रही है, उस देश के अंदर जो उस वस्तु की कीमत होगी वो आंतरिक कीमत के अंतर्गत आएगी। वो वस्तु जब विदेशों में निर्यात के लिए जा रही है तो उस पर सीमा टैक्स लग जाता है और वो वस्तु की कीमत अलग हो जाती है। इससे आंतरिक व्यापार की वस्तुओं के मूल्य से क्रय शक्ति समता निर्धारण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर कह रहे हैं कि जब आप आंतरिक मूल्य कीमतों के सूचकांक के आधार पर विनिमय दर का निर्धारण कर रहे हो, तो हमारे देश की वस्तुएं जो विदेशों में जा रही है, उन वस्तुओं को तो आंतरिक मूल्यों की श्रेणी में ले ही नहीं सकते या लिया ही नहीं जाता। इससे वास्तविक विनिमय दर क्रय शक्ति के आधार पर निर्धारित विनिमय दर से भिन्न होती है। वास्तविक जो विनिमय दर होगी और जो क्रय शक्ति समता सिद्धांत के आधार पर जो विनिमय दर निर्धारित होगी, दोनों कैसी होगी? अलग अलग होगी, दोनों में अंतर होगा, क्योंकि क्रय शक्ति समता सिद्धांत में आंतरिक देश की आंतरिक वस्तुओं की कीमत सूचकांकों को शामिल किया जाता है, जबकि एक देश में जो वस्तुएं उत्पादित हो रही है, जो वहां पर बेची जा रही है और वो विदेशों में भी तो निर्यात होने के लिए जा रही है, उसको उसमें शामिल नहीं किया जाता, जबकि उत्पादन एक देश के अंदर ही किया जाता है। इस प्रकार क्रय शक्ति समता सिद्धांत के द्वारा जो विनिमय दर का निर्धारण होता है और जो वास्तविक विनिमय दर का निर्धारण होगा, वो निर्धारण कैसा हो जाएगा? अलग अलग हो जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जो हमारे देश की वस्तुएं जो विदेशों में जा रही होती है, वो
बुद्धि तो उत्पादित हमारे देश के अंदर ही है, इसलिए दोनों में भिन्न भिन्न अंतर पाया जाएगा वास्तविक विनिमय दर में और क्रय शक्ति समता सिद्धांत के द्वारा निर्धारित विनिमय दर के अंदर। इस प्रकार क्रय शक्ति समता सिद्धांत में आंतरिक कीमतों के सूचकांक को शामिल किया जाता है, जबकि वो वस्तुएं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जाती है उसको उसमें शामिल नहीं किया जाता है या उसको उसमें सम्मिलित नहीं लिया जाता है। इस प्रकार दोनों की दरों में अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं संरक्षण कर। संरक्षण कर यह आपको बताया था मैंने, जब वस्तुएं अब दूसरे देशों से आयात होती है, हमारे देश में आयात उनका निर्यात होता है, तो संरक्षण करों का व्यापार में हस्तक्षेप होता है। जब टैक्स लगाए जाते हैं तो वो विदेशी वस्तु को महंगा करने के लिए हमारे देश की वस्तुओं को या घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए हस्तक्षेप की प्रणाली को अपनाते हैं। यदि कोई देश आयात पर संरक्षण कर लगाता है तो मुद्रा हेतु मांग अपरिवर्तित हो जाती है। कहने का मतलब जब आयातित वस्तु पर टैक्स लगाया जा रहा है तो वो वस्तु हमारे यहाँ पर महंगी हो जाएगी, परंतु विदेशी मुद्रा के लिए मांग घट जाती है और जब वो वस्तु महंगी हो जाती है तो हम उस देश की वस्तु को कम मंगाने लग जाते हैं क्योंकि वो महंगी हो जाती है। इस प्रकार संरक्षण कर लगाने से देश की मुद्रा के मूल्य का पता ही नहीं लग पाता। पहले जब वस्तु सस्ती हो रही होती है, जब वस्तु सस्ती थी उस समय मुद्रा की मांग अलग थी, जब संरक्षण कर लगा दिया तो वस्तु महंगी हो गई, वस्तु महंगी हो गई तो मुद्रा की मांग कम हो गई। इस प्रकार दोनों में अंतर हो जाता है और मुद्रा के मूल्य का वास्तव में पता नहीं लग पाता है कि मुद्रा के मूल्य में कितनी कमी या कितनी वृद्धि हुई है, क्योंकि जब कोई टैक्स पर या कोई वस्तु पर टैक्स लग जाता है तो उसके मूल्य में या उसकी वैल्यू में फर्क पड़ता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा बताती हूँ, जैसे कोई वस्तु की कीमत 10 रुपए है, अब उपभोक्ता 10 रुपए देकर इस वस्तु को प्राप्त कर लेगा, ठीक है, तो उपभोक्ता की क्रय शक्ति पर 10 रुपए का इफेक्ट पड़ा, लेकिन जब उस पर मान लो वस्तु पर टैक्स लगा दिया 3 रुपए का, तो वो कितने का पड़ा? 13 रुपए की वस्तु पड़ी उपभोक्ता पर। जो भी टैक्स लगाए जाते हैं वो देना किसको पड़ता है? उपभोक्ता को देना पड़ता है, लास्ट भार उपभोक्ता पर पड़ता है। इस प्रकार पहले 10 रुपए दे रहा था, अब वो 13 रुपए दे रहा है, तो मुद्रा के मूल्य में यानी मुद्रा की वैल्यू कम हो गई। वही वस्तु हमें 10 रुपए में प्राप्त हो रही थी, अब वही वस्तु हमें 13 रुपए में प्राप्त हो रही है, तो 3 रुपए हमें क्या करने पड़ रहे हैं? ज्यादा देने पड़ रहे हैं। फिर हम उस मुद्रा की मांग, विदेशी मुद्रा की मांग कम करते हैं और विदेशी मुद्रा की मांग कम करेंगे तो उसके मूल्य का प्रभाव या उसके मूल्य मुद्रा के मूल्य का पता नहीं लग पाएगा परिवर्तित होने के कारण। नेक्स्ट बात करते हैं गतिशील परिस्थितियां। गतिशील परिस्थितियां क्रय शक्ति समता सिद्धांत के अंतर्गत स्थिर परिस्थितियां जो कि स्थिर अर्थव्यवस्था से या स्थिर परिस्थितियों में लागू होती है उसमें ही यह सिद्धांत लागू होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो दशाएं होती है वो सदैव कैसी होती है? गतिशील होती है, परिवर्तित होती है, बदलती रहती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दशाएं गतिशील होती है, परिवर्तित यानी बदलती रहती है, जबकि क्रय शक्ति समता सिद्धांत स्थिर परिस्थितियों में लागू होता है। इसलिए इस सिद्धांत या ये सिद्धांत स्थिर परिस्थितियों में लागू होता है, गतिशील परिस्थितियों में लागू नहीं होता है। इसलिए क्रय शक्ति समता सिद्धांत गतिशील परिस्थितियों में लागू नहीं होता है। और जब गतिशील परिस्थितियों में लागू नहीं होगा तो उस सिद्धांत का महत्व कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी देश की जो अर्थव्यवस्था होगी
सिद्धांत का महत्व कम हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्थिक संबंधों की उपेक्षा। आर्थिक संबंधों की उपेक्षा। ये क्रय शक्ति समता सिद्धांत के अंतर्गत आलोचना की जाती है या कमी मानी जाती है कि इस सिद्धांत में समय समय पर आर्थिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में नहीं रखा जाता, कि समय में जो परिवर्तन होते हैं, जो आर्थिक परिवर्तन होते हैं, उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। जबकि सिद्धांत में आर्थिक संबंधों की अवहेलना की है, जिसे विनिमय दर का उचित ढंग से निर्धारण नहीं हो पाया है, निर्णय नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि समय स्थिर नहीं होता है, समय बदलता रहता है, समय के अकॉर्डिंग ही क्रय शक्ति में परिवर्तन आता रहता है, कीमतों में परिवर्तन आता रहता है। तो उन संबंधों की उपेक्षा की गई है, उन संबंधों पर ध्यान नहीं दिया गया है। अगर उन संबंधों को ध्यान में रखा जाता तो उनमें परिवर्तन होने से क्रय शक्ति में जो परिवर्तन होता वो उसका विनिमय दर के निर्धारण पर पूरा ध्यान या पूरी तरह से सही हो पाता। इस प्रकार आर्थिक संबंधों की उपेक्षा करने से विनिमय दर का सही प्रकार से निर्णय नहीं हो पाता है, कि समय समय पर जो आर्थिक संबंध है उनको ध्यान में रखते हुए अगर ये सिद्धांत काम करता तो विनिमय दर का निर्धारण सही प्रकार से हो पाता है। नेक्स्ट है फैशन एवं अन्य स्तर में परिवर्तन। फैशन एवं अन्य स्तर में परिवर्तन। क्रय शक्ति समता सिद्धांत की आलोचनाओं के अंतर्गत फैशन एवं अन्य स्तरों में परिवर्तन के अंतर्गत होने वाले देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं बताया है। कहने का मतलब है देश में फैशन और जो भी परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन स्थिर नहीं होते हैं, वो बदलते रहते हैं। तो इससे आय के स्तर में जो परिवर्तन होता है उसे देश की अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ता है, देश की अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन का इस सिद्धांत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। क्योंकि जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो मांग बढ़ती है, मांग बढ़ेगी तो निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो बचत भी बढ़ेगी और साथ में निवेश भी बढ़ेगा और साथ में उपभोग भी बढ़ता है। तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जबकि यहाँ पर फैशन और अन्य स्तर में जब परिवर्तन हो रहा है तो इसका प्रभाव क्रय शक्ति समता सिद्धांत के अंतर्गत कोई भी प्रभाव नहीं बताया गया है, जबकि इसका देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार फैशन और अन्य स्तरों में परिवर्तन का क्रय शक्ति समता सिद्धांत के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं माना गया है, जबकि इसका अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा परिवर्तन या अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं परिवहन व्ययों की उपेक्षा। परिवहन व्यय, ट्रांसपोर्ट चार्जेस की बात है। परिवहन व्ययों की उपेक्षा की गई है किसमें? क्रय शक्ति समता सिद्धांत में। इस सिद्धांत के निर्धारण में परिवहन व्यय को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जो कि मूल्य के बढ़ने एवं घटने को प्रभावित करते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट चार्ज यानी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए तो वस्तु की लागत बढ़ेगी, वस्तु की लागत बढ़ेगी तो कीमत भी बढ़ती है। इसी प्रकार पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो गए तो वस्तु की लागत कम होकर वस्तु की कीमत को प्रभावित करती है।
परिवहन व्यय का वस्तु की कीमत के बढ़ने और घटने पर कोई भी ध्यान नहीं दिया है या कोई भी प्रभाव नहीं बताया है, इसलिए इस सिद्धांत का महत्व कम हो जाता है। इस प्रकार ये आपके 6 पॉइंट तो हैं, आगे और भी हैं, इनको आप या तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे और आलोचनाएं करेंगे जिसके अंतर्गत आएगा अन्य घटकों का प्रभाव। यहां लिख लीजिए जब तक अन्य घटकों का प्रभाव। अन्य घटक जो कि बहुत सारे होते हैं उनका भी सिद्धांत पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जबकि क्रय शक्ति समता सिद्धांत में अन्य घटकों का इस सिद्धांत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना बताया गया है। मुद्रा की मांग एवं पूर्ति संबंधी दशाएं केवल मूल्य परिवर्तन से ही प्रभावित न होकर अन्य घटकों से भी प्रभावित होती है। यहाँ पर कह रहे हैं कि मुद्रा की मांग में जो परिवर्तन हो रहा है या मुद्रा की पूर्ति में जो परिवर्तन हो रहा है वो कीमतों में परिवर्तन के कारण ही नहीं, ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं जिससे मुद्रा की मांग और पूर्ति में परिवर्तन होता है, जिनका इस सिद्धांत में ध्यान ही नहीं रखा जाता। जैसे कि बात करते हैं अपन मुद्रा की मांग और पूर्ति में परिवर्तन। यह आपका मांग वक्र है जो कि डीडी वक्र है, यह आपका इसको स्ट्रेट बना लो, ज्यादा ठीक रहेगा। यहां पर एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये कीमत है, और यहाँ पर मुद्रा की वस्तु की मात्रा है, जहां पर एक्स अक्ष होता है। ये आपका डीडी वक्र है। इस डीडी वक्र पर इस वस्तु की इतनी मात्रा है इस कीमत पर। कीमत कैसी है? कीमतों में परिवर्तन से तो मुद्रा की मांग में परिवर्तन होता ही है। इसको देखो कैसे बताती हूँ। कीमत में परिवर्तन मान लो P1 हो गया, कीमत बढ़ गई तो मुद्रा की मांग वस्तु की मांग कम हो गई। इसी प्रकार कीमत कम हो गई तो वस्तु की मांग बढ़ गई। ये तो कीमतों में परिवर्तन के कारण था, मुद्रा की मांग में परिवर्तन। इसी प्रकार पूर्ति का भी इसी प्रकार आएगा। इस डायग्राम में यहाँ पर देखो ऐसे बना लो, ये ऐसे वक्र है जो कि पूर्ति वक्र है। यहाँ पर वस्तु की पूर्ति शो होती है, मात्रा शो होती है, और यहाँ पर होगी कीमत। यह आपका वाई एक्स है, ये 0 है, ये एक्स एक्स है। देखो कीमत इतनी थी तो वस्तु की पूर्ति इतनी थी, इसको मैंने क्यू से डिनोट कर दिया। ये आपका वही पी हो गया। कीमत बढ़ी, पूर्ति बढ़ गई, कीमत कम हुई, पूर्ति भी कम हो गई, जिसको मैंने एरो के द्वारा बता दिया। ये आपका हो गया P1 और ये हो गया P2। एरो के द्वारा ये बढ़ना विस्तार कहलाता है, घटना संकुचन कहलाता है। क्या कहलाता है? संकुचन। यहां पर भी पूर्ति में ये विस्तार हो जाएगा, बढ़ना, और कमी हो जाएगा, संकुचन। ये जो मांग और पूर्ति में आपको विस्तार या संकुचन दिख रहा है, या मांग और पूर्ति में जो वृद्धि और कमी दिख रही है, ये वृद्धि या कमी किसके कारण हुई है? ये वृद्धि या कमी हुई है आपके कीमतों में परिवर्तन के कारण। किसके कारण? कीमतों में परिवर्तन के कारण। देखो आपको कीमतें बढ़ती और घटती दिख रही है, P से P1 और P2। तो P से P1 कीमत में वृद्धि से
होगा। संकुचन का मतलब कमी होता है। इसी प्रकार कीमतों में कमी से वस्तु की मांग में वृद्धि होगी। कीमतों में कमी से यहाँ पे वृद्धि कर दो, परिवर्तन में वृद्धि और कमी दोनों आती है। इसलिए कीमतों में वृद्धि के कारण P से P1 कीमत में वृद्धि से वस्तु की मांग में संकुचन होगा। कीमतों में कमी से P से P2 से वस्तु की मांग में विस्तार होगा, वृद्धि होगी। ये किसके कारण हो रहा है? कीमतों में परिवर्तन के कारण। इसी प्रकार पूर्ति वक्र वाले में भी ऐसे हो जाएगा। P से P1 होगा तो आपकी पूर्ति Q1 हो जाएगी, और जब कीमत P से P2 होगी तो पूर्ति आपकी कम होकर Q2 हो जाएगी। ये आपको मैंने मूल्य में परिवर्तन के कारण बताया है, मांग में परिवर्तन का होना। लेकिन बात क्या आ रही है? यहाँ पे बात आ रही है कि ये जो मांग में वृद्धि और जो मांग में कमी हो रही है, ये कीमतों में परिवर्तन के कारण हो रही है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो कीमतों के अलावा भी मांग में वृद्धि और पूर्ति में परिवर्तन या वृद्धि करती है। वो चीज अब बता रही हूँ मैं इधर। यहाँ पर देखिए आप लोग, कीमतों के अलावा जो अन्य तत्व हैं, ध्यान देती हूं मैं, कीमतों के अलावा अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण कीमतों के अलावा अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण मांग व पूर्ति में परिवर्तन। इसको तो स्पष्ट करना है हमने। मांग व पूर्ति में परिवर्तन, इसके अंतर्गत देखिए वही दो चित्र बनेंगे। ये आपका y अक्ष, ये x अक्ष हो गया। यहाँ पर वही वस्तु की मांग, जो डायग्राम बनाओगे हमेशा ये चीज आपको लिखनी है। ये हो गया वस्तु की कीमत। ये देखो उपभोक्ता की मांग को डीडी वक्र से बनाएंगे। डीडी वक्र से संबोधित करते हैं। ये आपका डीडी वक्र है। इस कीमत पर उपभोक्ता की मांग कितनी है? इतनी है। इस कीमत पर कीमतों में परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन मांग बढ़कर उसी कीमत पर मांग बढ़कर देखो P से क्या हो जाएगी? Q से Q1 हो जाएगी। मांग वक्र आपका आगे की तरफ बढ़ गया और कीमत स्थिर है और वस्तु की मांग में वृद्धि हो गई। मांग वक्र आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया हुआ है एरो के द्वारा। इसी प्रकार मांग वक्र देखो नीचे की तरफ भी, जो कि D2 से संबोधित होता है। इसी कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की मांग को कम भी कर सकता है। ये मांग में वृद्धि
वस्तु की कीमत आएगी और यहाँ वस्तु की पूर्ति आएगी। ये देखो पूर्ति वक्र ऐसे बनता है, एसएस वक्र। इस कीमत पर इतनी वस्तु की पूर्ति है, ये क्यू ले लो, ये पी ले लो। अब देखो क्या होगा, उसी कीमत पर जब टेक्नोलॉजी अच्छी यूज में लेने लग जाता है, उपभोक्ता विक्रेता अच्छी मशीन काम में लग जाता है, तो तकनीक के अच्छी होने के कारण उसी कीमत पर वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है, जो कि Q1 हो जाएगी। उस टेक्नोलॉजी की जगह खराब टेक्नोलॉजी काम में लेगा तो देखो पूर्ति वक्र इधर की तरफ चला जाएगा। ये इस एरो को पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। क्या कहेंगे? पूर्ति में वृद्धि, और इसको कहेंगे पूर्ति में कमी। अब ये जो पूर्ति में कमी और वृद्धि आपको एरो के द्वारा बताया हुआ है, ये किसके कारण हुआ है? तकनीकी जो टेक्नोलॉजी काम में ली है, अच्छी टेक्नोलॉजी काम में लेंगे तो पूर्ति बढ़ जाएगी, टेक्नोलॉजी खराब काम में लेंगे तो पूर्ति घट जाएगी। कुल मिला के इन दोनों डायग्राम को बताने का मतलब था कि ये जो पूर्ति में या मांग में जो वृद्धि और जो कमी बताई जा रही है, ये वृद्धि और कमी सिर्फ मूल्य में परिवर्तन के कारण ही नहीं होता है, अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण भी मांग और पूर्ति में परिवर्तन हो सकता है, जिसमें मांग में परिवर्तन तो आय में वृद्धि एवं कमी के कारण, आय में वृद्धि एवं कमी के कारण, और पूर्ति में जो होएगा वो होगा तकनीकी परिवर्तन के कारण। ये वाला ठीक है। इस प्रकार क्रय शक्ति समता सिद्धांत में अन्य घटकों की उपेक्षा की गई है। अन्य घटकों में कोषों का आवागमन, सट्टा व्यवहार, परस्पर सहकारी ऋणग्रस्तता आदि को भी शामिल किया जाता है, जबकि इस विनिमय दर के निर्धारण में इन सब चीजों की अवहेलना की गई है। अब यहाँ पर ये तो आपका मुद्रा की मांग, वस्तु की मांग और पूर्ति से रिलेटेड था। क्रय शक्ति समता निर्धारण के अंतर्गत कोषों के आवागमन को, सट्टा व्यवहार को और साथ में सरकारी या परस्पर सहकारी ऋणग्रस्तता को शामिल नहीं किया है या इसको ध्यान में नहीं दिया है। इसलिए क्रय शक्ति समता निर्धारण के अंतर्गत जो विनिमय दर निर्धारित होती है, उस विनिमय दर के निर्धारण में अन्य घटकों की उपेक्षा कर दी है। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हो कोषों का आवागमन। क्या लिखोगे? कोषों का आवागमन, सहकारी या सरकारी ऋण ग्रस्तता, सरकार जो ऋण लेती है वो, और साथ में आपका रहेगा सट्टा व्यवहार। इनका भी विनिमय के निर्धारण में बहुत प्रभाव पड़ता है, जबकि इस सिद्धांत में, क्रय शक्ति समता सिद्धांत में, इन सब अन्य घटकों की उपेक्षा की गई है। जिस प्रकार मुद्रा की, वस्तु की मांग और पूर्ति में कीमत स्तर के अलावा अन्य तत्वों का प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार क्रय शक्ति समता निर्धारण के अंतर्गत विनिमय दर के निर्धारण में कोषों के आवागमन का, सट्टा व्यवहार का और साथ में सहकारी ऋणग्रस्तता का भी प्रभाव विनिमय दर के निर्धारण पर पड़ता है, जबकि इस सिद्धांत में अन्य घटकों को ध्यान में नहीं रखा गया है। इस प्रकार ये क्रय शक्ति समता सिद्धांत की कुछ कमियां थी। उन कमियों या आलोचनाओं के बारे में अध्ययन किया, और भी कुछ कमियां बाकी है, आलोचनाएं बाकी है, जिसके बारे में नेक्स्ट चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जैसा भी ठीक लगे। आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।